हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 9 मई एंड 9 मई के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। आज मंडे है, कल संडे था, तो आपको पता है कि हम संडे को अलग से द हिंदू एनालिसिस नहीं करते हैं। तो संडे की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उसको हम आज के साथ ही क्लब करते हुए देखेंगे। तो 8th एंड 9th इन दोनों तारीखों के द हिंदू न्यूज़पेपर को अभी हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एनालिसिस की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन 3 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। इस पे आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, हमारे लेक्चर्स की। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हो और ट्विटर पे कनेक्ट कर सकते हो। आपके कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग यूपीएससी, कोई भी क्वेरीज हो, कुछ फीडबैक देना हो, तो आप मुझसे इनके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, मेल और ट्विटर के थ्रू भी। ओके, आगे बात करते हैं। देखो, सिर्फ 27 डेज बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। मुझे बहुत सारे मेल्स आते हैं, कुछ मैसेजेस भी मुझे मिले जिसमें स्टूडेंट्स का कहना ये है कि उनको टेस्ट सीरीज में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। तो देखो, अभी टेस्ट सीरीज जो है ना, टेस्ट सीरीज हमारे लिए प्रैक्टिस टेस्ट का काम करती है, ठीक है। अब इसमें आपके अगर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, मतलब आपको नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको कुछ एडिशनल चीजें मिल रही है जो आपको नहीं आती हैं, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है, ठीक है, कि यहाँ पे आपको ऐसी नई चीजें पता चल रही है जो यूजुअली आपको नहीं पता थी। अब 100 नंबर का पेपर है और 100 में से 100 आ गए, तो आपने क्या सीखा? कुछ भी नहीं। लेकिन आपके पास अगर कुछ स्कोप है सीखने का तो अच्छी बात है। हाँ, यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात तब होगी जब आपको आता है और आपकी सिली मिस्टेक के कारण वो क्वेश्चन गलत हो जाए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इस पेपर को, जो भी पेपर आप दे रहे हो, उसको एनालाइज जरूर करो। देखो, टेस्ट देने से ज्यादा उसको एनालाइज करना जरूरी होता है। अगर मुझे कोई बोलेगा कि मैं 50 टेस्ट दे देता हूँ और उसको एनालाइज नहीं करूँ, और कोई मुझे बोले कि मैं सिर्फ 20 टेस्ट दूं लेकिन उसको एनालाइज करूँ, तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ। आप टेस्ट जितने भी दो, 20 दो, 15 दो, 30 दो, जितने जिसको देने हैं उतने टेस्ट दो, ठीक है। लेकिन इनको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनालाइज करना। एंड मुझे भी ये डाउट हुआ करता था पहले। अभी तो चलो ठीक है, लेकिन पहले मुझे भी ये डाउट हुआ करता था क्योंकि क्या होता है, एनालाइज करने में टाइम बहुत जाता है, ठीक है। अगर आप मान लो 1.5-2 घंटे में पेपर दे रहे हो, ठीक है, टेस्ट दे रहे हो, उसके बाद 3 घंटे 2 घंटे आपको यहाँ पे एनालाइज करने को ही लग जाते थे। मुझे तो 3-3 घंटे लगते थे एनालाइज करने में। तो इसीलिए अगर ऐसा हो रहा है तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि 5 आवर का आपका स्लॉट हो जाता है टेस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत नेचुरल है, और अगर आप टेस्ट दे रहे हो, उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो उसका कोई यूज नहीं है। इसीलिए भले कम टेस्ट दो, लेकिन सभी को एनालाइज प्रॉपरली करो, और ऐसा भी थोड़ा सा अपना स्लॉट रखो कि आप जो टेस्ट दे रहे हो, जिनको एनालाइज कर रहे हो, उनको रिवाइज भी कर सको, ठीक है। तभी उनका बेनिफिट आपको मिलेगा। वरना ये सिर्फ मन की तसल्ली कि हमने टेस्ट दे दिए इतने सारे, उससे कुछ नहीं होता, ठीक है। आपको सीखना जरूरी है टेस्ट वगैरह से, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट था। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का समय बहुत ज़्यादा आ चुका है, हाई टाइम है ये, कि अगर किसी ने भी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे देखा नहीं है, एनालाइज नहीं किया है, अटेम्प्ट नहीं किया है, तो अब आप लोग कर लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। आगे बात करते हैं। तो आज के पिंच ऑफ पॉजिटिविटी को देखते हैं। डोंट बी पुश्ड बाय योर प्रॉब्लम्स, बी लेड बाय योर ड्रीम्स। तो देखो, हर इंसान के पास, चाहे वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, हर किसी के पास दो चॉइसेस होती हैं। एक तो कि अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस करो, और दूसरा अपने ड्रीम्स पे फोकस करो। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने अपना जो इतना बड़ा ड्रीम देखा है, तो आप अपने ड्रीम पे फोकस करोगे, ठीक है। इस टाइम पे एंग्जाइटी होना, फ्रस्ट्रेशन होना बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है। अगर आपने सीरियसली पढ़ाई करी है तो ये होगा, ठीक है। इससे घबराना नहीं है, इससे डरना नहीं है। तो प्रॉब्लम्स पे फोकस मत करो, ड्रीम्स पे अपने फोकस करो, ओके। आगे बात करते हैं। तो आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। GS1 में हम देखेंगे हिस्ट्री में से राखी गढ़ी स्केलेटन्स के बारे में। तो राखी गढ़ी क्या है? राखी गढ़ी आप सभी को पता होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जो इंडिया में, हरियाणा में है, ओके। आगे बात करते हैं GS2 की। तो GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन में हम देखेंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रही है, इसमें क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या कहना रहा है इसके ऊपर, इसको देखेंगे। इसके बाद पॉलिटी में देखेंगे सिटीजनशिप डिलेड फॉर पाकिस्तानी हिंदूज। तो यहाँ पे एक न्यूज आई थी जिसमें ये देखा गया कि जो पाकिस्तानी हिंदूज माइग्रेट करके आए थे पाकिस्तान से इंडिया में, उनको सिटीजनशिप नहीं मिली, और इसके कारण कई सारे हिंदूज जो थे वो वापस चले गए पाकिस्तान में। ओके, तो इस पूरे इशू को देखेंगे। गवर्नेंस में हम देखेंगे फूड लेबलिंग के बारे में। GS3 में हम देखेंगे एनवायरमेंट में इंडियन पेंगोलिन के बारे में, और एग्रीकल्चर में हम देखेंगे वीट क्राइसिस के बारे में।
ठीक है। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो देखो आज हम 2 दिनों के न्यूज़पेपर को एनालाइज करें, संडे और मंडे दोनों के न्यूज़पेपर को एनालाइज करें, तो थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो सकता है, लेकिन आई एम होपिंग कि आप लोग पूरा लेक्चर देखोगे। इंपॉर्टेंट है बहुत सारे आर्टिकल्स के आज के। आगे बात करते हैं। पहले 2 क्वेश्चन ये हैं आपके लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2015-16 में पूछे जा चुके हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर्स फ्रॉम यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आगे बात करते हैं। तो पहला आर्टिकल हमारा फूड लेबलिंग को लेकर। तो देखो आप लोगों ने देखा होगा, जो भी आप कुछ खरीदते होगे सामान, ठीक है, खाने पीने का, उसमें आप देखते होगे इस तरह से न्यूट्रिशन के बारे में उस पर लिखा होता था, हुआ करता है पीछे साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना फैट है, कितनी कैलोरीज है, कितना ट्रांस फैट है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, ये सब चीजें इसमें लिखी होती है। जैसे यहाँ पे भी देख पा रहे हो, ये एनर्जी कितनी मिलेगी, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट कितना कितना क्या क्या है, ये सब इसके ऊपर लिखा रहता है, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये क्या होता है, पीछे लिखा रहता है, ठीक है। अब ये सब तो ठीक है, ये किस कौन करवाता है, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी जिम्मेदारी होती है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए हर चीज़ के पीछे, कि जो भी पर्सन कोई भी अगर कुछ कंज्यूम कर रहा है तो उसको पता हो कि इसके पीछे क्या न्यूट्रिशनल बैकिंग है। लेकिन अभी एक और चीज़ की बात चल रही है, लेबलिंग की बात चल रही है, ठीक है। अब देखो मैं आपको मुद्दा छोटा सा है समझा देती हूँ, फिर इस आर्टिकल पे भी आएंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो FSSAI है, ठीक है, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने बोला है कि हम यहाँ पे एक रेगुलेशंस लेकर आ रहे हैं लेबलिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनका ड्राफ्ट रेगुलेशन आया है लेबलिंग के लिए। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे स्टार रेटिंग देंगे, ठीक है, स्टार रेटिंग देंगे, कि मान लो कोई चीज़ कम अच्छी है, कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी है, कोई चीज़ उससे ज़्यादा अच्छी है न्यूट्रिशनल लेवल पे, एक्सपर्ट्स वगैरह के बेसिस पे, कहने के बेसिस पे, उस बेसिस पे स्टार रेटिंग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सो दैट यहाँ पे जो कंज्यूमर है उनको समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ अच्छी है उनके लिए, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका यहाँ पे कहना ये है कि देखो स्टार रेटिंग से कभी भी जो ईटिंग पैटर्न है उसमें चेंज नहीं आता। ईटिंग पैटर्न्स जो है उसमें चेंज सिर्फ तभी आता है जब आप स्टार रेटिंग की जगह वार्निंग वार्निंग रेटिंग्स देते हो, ठीक है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे आप दो, देखो यहाँ पे आप 2 स्टार दो 5 में से, या फिर आप यहाँ पे 3 वार्निंग स्टार्स दो, क्या ज्यादा हाईलाइट होगा, वार्निंग स्टार ज्यादा हाईलाइट होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, हेल्थ एक्सपर्ट्स वगैरह ये कह रहे हैं कि आप वार्निंग रेटिंग दीजिए इंस्टीड ऑफ स्टार रेटिंग। ओके, तो ये छोटा मोटा मुद्दा है, लेकिन इसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं, तो इसको देखते हैं। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे ड्राफ्ट रेगुलेशन लेकर आ रही है कि यहाँ पे जो फूड पैकेट्स हैं, अभी तक फूड पैकेट्स के पीछे ये न्यूट्रिशनल कंटेंट वगैरह लिखा होता था, इन्फॉर्मेशन लिखी होती थी, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि अब से फ्रंट पे फ्रंट पे लिखा होगा ये सब चीजें, ठीक है। तो सॉल्ट कितना है, शुगर कितना है, फैट कितना है, ये सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को, जो भी डब्बा है, जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हो, उस डब्बे के फ्रंट पे ही आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, यहाँ पे स्टार्स असाइन किए जाएंगे प्रोडक्ट को, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और कंज्यूमर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कह रहे हैं कि ये स्टार रेटिंग से कोई मतलब नहीं है, इनइफेक्टिव होने वाली है, ठीक है। इसकी जगह आप वार्निंग लेबल लगाइए। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं है या कंज्यूमर बिहेवियर को आपको अल्टर करवाना है एक्चुअल में, अगर आपको जो ओबेसिटी प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उसको सही करना है, अगर उसको सही जगह पे ले जाना है, मतलब उसको प्रिवेंट करवाना है, तो आप वार्निंग लेबल लगाइए इंस्टीड ऑफ स्टार रेटिंग। ओके, तो ये कहना है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और हेल्थ एक्सपर्ट्स का। आगे बात करते हैं कि क्या ज़रूरत है हमको फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग की। तो देखो हमने देखा है कि जो शुरू आपने भी कभी ना कभी ये नोटिस किया होगा, देखो बहुत ही सबकॉन्शियस वाली चीज़ है ये, कि आपने कोई भी आप कुछ भी चीज़ खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी डब्बा खरीद लिया किसी भी चीज़ का, हनी का डब्बा खरीद लिया, ठीक है। तो हमेशा आप देखोगे न्यूट्रिशनल कंटेंट इसके पीछे लिखा होता है, आगे नहीं लिखा होता, ठीक है। आपने एक लेस का पैकेट खरीद लिया, उसके पीछे लिखा होता है, आगे नहीं लिखा होता कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ध्यान हमेशा फ्रंट पे ज़्यादा जाता है, ठीक है, बैक पे बहुत कम जाता है। तो एक इशू तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी चीज हमने अभी कल ही देखा था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 आया, इसमें हमने देखा कि ओबेसिटी जो है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम यानी कि मोटापे की प्रॉब्लम बढ़ रही है हमारे देश में, ठीक है। तो ये एक कारण इसका ये भी है कि जंक फूड और ये सारी चीजें जो ट्रांस फैट वगैरह हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके कारण ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है। अब लास्ट 3 डिकेड्स में भी, लास्ट 30 ईयर्स में भी हमने देखा है कि जो कंट्री का डिसीज पैटर्न है वो बदल रहा है।
पहले हमारे यहाँ पे कैसे डिसीज हुआ करते थे, पहले कम्युनिकेबल डिसीजेज हुआ करते थे, ठीक है, चिकन पॉक्स हो गया, ये सारे जो कम्युनिकेबल डिसीजेज थे ये सब हुआ करते थे। मेटर्नल हुआ करते थे, नियोनेटल या न्यूट्रिशनल डिसीज हुआ करते थे। अब ये डिसीजेस कम हो रहे हैं और अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कैसे होते हैं, जैसे मान लो कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेज हो गए, हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज हो गया। ये जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड इश्यूज है ना, डिसीजेज हैं, ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इनके पीछे कारण है इम्प्रॉपर, आप देखोगे न्यूट्रिशन कंटेंट का, ठीक है। यहाँ तो किसी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो एक ही तरह का न्यूट्रिशन मिल रहा है, दूसरी तरह का नहीं मिल रहा है, ठीक है। किसी को ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, किसी को अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें जो है न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं, और इसको ही हम ठीक करना चाहते हैं इस तरह की पैकेजिंग लेबलिंग से, पैकेज लेबलिंग से, ओके। अब देखो यहाँ पे ये भी देखा गया 2016 में कि 55% जो प्री मेच्योर डेथ्स हुई हैं वो हुई हैं बिकॉज ऑफ दीज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, ओके। उसके साथ साथ यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक्सेसिव फैट जमा होना, ठीक है, जो ओबेसिटी हमने कहा, कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेज होना, टाइप 2 डायबिटीज होना, ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज जंक फूड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स, ओके। इसके साथ हम देखो यहाँ पे देखते हैं कि डबल बर्डन हम फेस कर रहे हैं। एक तरफ अंडर न्यूट्रिशन है, एक तरफ ओवर न्यूट्रिशन है। कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल ही अंडर न्यूट्रिशन है, जिनमें स्टंटिंग और वेस्टिंग जैसी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और कुछ हैं जो ओवर न्यूट्रिशन है, ठीक है। लेकिन ओवर न्यूट्रिशन भी कैसे, कि उनको काम के न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे, इधर उधर की चीजें ज्यादा मिल रही, फैट्स ज्यादा मिल रहे हैं बर्गर पिज्जा के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओबेसिटी वाले जो बच्चे हैं, ओबेसिटी वाली कैटेगरी में जो आ रहे हैं, ये ओवर न्यूट्रिशन के कारण ही हो रहा है इनमें, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि अगर हम शुगर कंटेंट, सॉल्ट कंटेंट या फैट का जो कंटेंट है, ये अगर हम कम कर देते हैं तो हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से निपट पाएंगे आसानी से। इसीलिए जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है वो बोल रही है कि यहाँ पे मैंडेटरी डिस्क्लोजर करना पड़ेगा आपको न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन का। जो भी लोग यहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ऐसे बनाते हैं, न्यूट्रिशन वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, खाने पीने की चीज़ें, उनको यहाँ पे न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन अपनी देनी ही पड़ेगी, ठीक है, उस प्रोडक्ट के आगे ही लिखी हुई, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या डिसीजन फाइनली लिया है, तो यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स की मीटिंग हुई, इसमें 3 डिसीजन मेजरली लिए गए। पहला डिसीजन ये लिया गया कि यहाँ पे एक तो थ्रेशोल्ड लेवल बताया जाएगा कि कितना जो आप अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो तो कितना शुगर, कितना सॉल्ट और कितना फैट मैक्सिमम होना चाहिए उसमें, ठीक है। पहले आपको थ्रेशोल्ड लेवल एक साइड पे दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लेवल दिया जाएगा। और यहाँ पे दिया जाएगा कि उस प्रोडक्ट में, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितना यहाँ पे क्वांटिटी है। तो अभी क्या होता है कि अभी सिर्फ क्वांटिटी दी जाती है कि यहाँ पे इतना शुगर है, इतना सोडियम है, इतना ये है, इतना वो है। तो हमको समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन यहाँ पे जब आप थ्रेशोल्ड से कंपेयर करके देखोगे इसको, तब आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो एक चीज तो ये कहा गया। दूसरी चीज यहाँ पे ये कहा गया कि ये आपको 4 साल में मैंडेटरी हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब जो थ्रेशोल्ड वाली चीज है ना, ये मैंडेटरी हो जाएगी, 4 साल में आपको करनी ही पड़ेगी। अभी ये वॉलेंटरी है। इसके अलावा स्टार रेटिंग दी जाएगी, ठीक है। और साथ में यहाँ पे फूड इंडस्ट्री ने बोला है कि यहाँ पे जो रेटिंग्स है, इसके साथ साथ यहाँ पे थ्रेशोल्ड के साथ साथ यहाँ पे जो फ्रंट पे ये सब चीजें दी जाएंगी, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन ये रहेंगी। अब इन तीनों डिसीजंस को हेल्थ एक्सपर्ट्स मना कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। इनका कहना है कि इससे ज्यादा कुछ होना है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो FSSAI है, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि हम हाफ स्टार से लेके 5 स्टार तक में यहाँ पे रेटिंग देंगे और उस हिसाब से कंज्यूमर्स डिसाइड कर लेंगे। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कहना है, जिनकी अपनी रिसर्च टीम्स हैं, उनका ये कहना है कि स्टार रेटिंग से कभी कोई पैटर्न जो है, ईटिंग पैटर्न बदलता नहीं है। ये बदलता है तो बदलता है पूरा वार्निंग लेबल से, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है वार्निंग लेबल्स की। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि 2014 में भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी इस तरह का हेल्थ रेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था, लेकिन कोई चीजें बदली नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक कैलकुलेटर डिजाइन हुआ था। इसमें एक पॉजिटिव चीज ये भी थी, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्टार रेटिंग सिस्टम आया, उसमें एक पॉजिटिव चीज ये भी थी कि उन्होंने पॉजिटिव कंटेंट आपका कितना है और नेगेटिव कंटेंट आपका कितना है ये बताया हुआ था अलग अलग से। पॉजिटिव जैसे मान लो फ्रूट्स कितने हैं, नट्स कितने हैं, प्रोटीन कितना है, ये सब बताया। तो फिर नेगेटिव में बताया कैलोरीज कितनी है, शुगर कितना है, सोडियम कितना है, फैट कितना है, ये सब चीजें बताया। तो ये मेन है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे क्या है, सिंबल एक इंटीग्रेटेड सा स्टार रेटिंग सिस्टम होगा। अब इसमें पता कैसे चलेगा कि कितना न्यूट्रिशन है, कितना क्या है। मान लो कोई एक ऐसी ड्रिंक हो गई, ठीक है, कोई एक फ्रूट ड्रिंक हो गई, ठीक है, या फिर फ्रूट ड्रिंक जूस हो गया। इसमें आप देखो फ्रूट्स के बेसिस पे आप बता दोगे कि इसमें न्यूट्रिशन कंटेंट अच्छा है, लेकिन आपने यहाँ पे शुगर को तो कंसिडर ही नहीं किया।
जो एडेड शुगर है वो तो नेगेटिव है ना, तो आपने नेगेटिव अलग से बताई नहीं। इसीलिए यहाँ पे जो कंज्यूमर है इंडिया का उतना अवेयर भी नहीं है, ठीक है, और इतनी वो मेहनत करेगा भी नहीं इन सब चीज़ों को पता करने के लिए, तो ये उल्टा हार्मफुल हो जाएगी ये स्टार रेटिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी लेबलिंग सिस्टम जैसे वार्निंग लेबल्स की जो बात चल रही है, तो चिली में यहाँ पे इस तरह का ये वार्निंग लेबल्स लगाए गए थे, ठीक है। इजराइल में भी इस तरह के रेड लेबल लगाए जाते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि देखो ये हार्मफुल है खाने के लिए, ठीक है। या फिर शुगर सॉल्ट फैट में ये ज्यादा है, हाई है इसमें शुगर सॉल्ट फैट। वैसे ही फ्रांस में भी इस तरह के कलर्स चलते हैं A to E स्केल पे, ठीक है। उसके अलावा इस तरह से मल्टीपल ट्रैफिक लाइट सिस्टम चलता है यूके में भी, ठीक है, जिसमें रेड, जब अगर रेड साइन है तो मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट सॉल्ट कंटेंट है। एम्बर है यानी कि मीडियम है, और ग्रीन है तो मतलब सब कुछ लो है इसमें, तो ये खाने के लिए अच्छा है ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद वार्निंग लेबल ही इकलौता ऐसा फॉर्मेट है, ऐसा रिसर्च टीम्स कहती हैं कि इकलौता ऐसा पूरा फॉर्मेट है जिसके कारण हम यहाँ पे चीज़ों को सही कर सकते हैं, जो ईटिंग पैटर्न है हमारे देश के लोगों के, उनको हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा इशू था, हमने देख लिया। आगे बात करते हैं, व्हाट आर इंडियाज प्लान टू अवर्ट वीट क्राइसिस। तो देखो वैसे हमारे देश में कभी वीट क्राइसिस नहीं हुआ, ठीक है, हम हमेशा से अच्छे भरे पूरे रहे हैं आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन थिंग, ठीक है। लेकिन अभी क्या देखा जा रहा है, अभी एक वीट क्राइसिस पनप रहा है, धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये यूएन की एक एजेंसी है, इन्होंने इंडिया को कहा कि आप हमको थोड़ा सा वीट एक्सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहाँ पे ये वीट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या हो रहा है, सप्लाई चेन्स पूरी तरह से ठप पड़ी हैं, और इसीलिए यहाँ पे इस वीट क्राइसिस की ये जड़ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इंडिया में भी देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जो है, अभी कुछ टाइम से हमने देखा कि हमारा प्रोडक्शन जो है थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन जो है हमारा यहाँ पे भी वीट प्रोडक्शन गिर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा इसके बारे में देखते हैं कि किस तरह से, ये क्या कारण है वीट प्रोडक्शन के गिरने के, क्या कारण है इसके रेट्स इतने बढ़ने के, क्या इम्पैक्ट है इसके, ये सब चीजें हम देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले देख लो वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज कहाँ कहाँ पे हैं इंडिया में। तो देखो दो एरियाज है मेजरली, एक तो है ये वाला रीजन, ठीक है, ये देखो ये गंगा सतलुज प्लेन है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो ब्लैक सॉइल रीजन वाला जो है, यहाँ पे भी मिलता है हमको वीट प्रोड्यूसिंग रीजन, ठीक है। तो ये दो एरिया है। अब देखो टोटल वीट जो है हमारे यहाँ पे 14% एरेबल लैंड है जहाँ पे ये वीट कल्टीवेट होती है। दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, एक तो गंगा सतलुज प्लेन है ये वाला एरिया, और एक तो डेक्कन है, ठीक है। और ये कहाँ पे होती है, जैसे देखो ये सो की जाती है अक्टूबर नवंबर में, और हार्वेस्ट की जाती है मार्च अप्रैल में, ओके। उसके अलावा देखो साउथ इंडिया में ये सितंबर अक्टूबर में सो की जाती है, और दिसंबर जनवरी में हार्वेस्ट कर ली जाती है। वीट जो है यहाँ पे साउथ इंडिया में जल्दी से राइपन हो जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हॉट क्लाइमेट रहता है, ओके। इसके अलावा ये यूपी जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है वीट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो यूपी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। पंजाब में इसकी यील्ड जो है सबसे ज्यादा है पर हेक्टर, ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान, बिहार, इन सब जगहों पे भी होता है। कई सारी वेराइटीज हैं, जैसे सोना है, सोनालिका है, लरमा है, हीरा है, शेरा है, ये सारी इसकी वेराइटीज हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया इंडिया में बहुत अच्छे से वीट प्रोड्यूस हो रही है, और इनफैक्ट आप देखोगे तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का आफ्टर चाइना, ओके। तो इसीलिए इंडिया के ऊपर सबकी नजरें अभी है। आगे बात करते हैं कि ये वीट प्रोडक्शन क्यों इतना गड़बड़ा रहा है। तो देखो यहाँ पे इंडिया, जैसे कि मैंने बताया कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। यूक्रेन एट्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, रशिया थर्ड लार्जेस्ट है। अब देखो रशिया यूक्रेन दोनों पे ही ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसीलिए सप्लाई चेन्स बहुत ज्यादा गड़बड़ा गई हैं। दो मेजर प्रोड्यूसर जो थे वीट के, वो यहाँ पे लाइन से बाहर हो गए हैं, ठीक है। अब ऐसे में इनका जो बर्डन, ये जो वीट प्रोड्यूस करते थे, ये बर्डन किसके ऊपर आ गया, इंडिया, चाइना, इन सब के ऊपर आ गया। इसीलिए वीट क्राइसिस अब पनप रहा है, ठीक है। इसके साथ और भी कई सारे कारण हैं, जैसे इंडिया में भी जो वीट प्रोडक्शन है वो गिर रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने देखा कि मार्च अप्रैल जो है ये कुछ ज्यादा ही हॉट रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हॉटनेस लेवल इतना ज्यादा रहा है कि इसके कारण जो लास्ट मार्च अप्रैल, अगर आप देखोगे तो लास्ट 100 ईयर्स में सबसे ज्यादा हॉटेस्ट जो मार्च अप्रैल रहे हैं वो इस साल के रहे हैं। इसीलिए भी यहाँ पे हीट वेव्स के कारण भी इम्पैक्ट पड़ा है यील्ड के ऊपर। अब गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट की बात करें तो देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला 3 कारण है जिसके कारण हम लो प्रोक्योरमेंट कर पा रहे हैं। प्रोक्योरमेंट मतलब गवर्नमेंट जो है वो कम खरीदी कर पा रही है वीट की, यहाँ पे जो फार्मर्स हैं या प्राइवेट ट्रेडर्स हैं उनसे। क्यों ऐसा, तो पहला तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइवेट ट्रेडर्स जो है, होता क्या है देखो, समझो एक बात को। यहाँ पे ये देखो ये है फील्ड या फिर फार्म जो होता है वहां पे जहाँ पे वीट उग रही है, यह है फार्मर। फार्मर क्या करता है कि फार्मर या तो यहाँ इसको सीधे मार्केट में बेचे,
मार्केट में बेचेगा तो ये प्राइवेट ट्रेडर्स को बेचता है, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन इनके पास होता है कि सीधे गवर्नमेंट को बेचे, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट के पास तीसरा ऑप्शन ही होता है कि एक तो देखो या तो फार्मर से सीधे खरीद सकती है गवर्नमेंट, या फिर दूसरा मार्केट से सीधे खरीद सकती है, या फिर प्राइवेट ट्रेडर से सीधे खरीद सकती है। ओके, तो इस तरह से ये पूरा चलता है। और फिर एक गवर्नमेंट के पास जब आता है तो गवर्नमेंट इसको जो भी पीडीएस होता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन जिसमें हमको राशन कार्ड के अंतर्गत राशन वगैरह मिलता है, तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू यहाँ पे लोगों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो बेसिकली ऐसे काम चलता है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्योंकि सप्लाई चेन टूट चुकी है, इसीलिए वीट के जो प्राइजेस है ये ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। वीट के जो प्राइजेस हैं काफी ऊपर जा रहे हैं। ऐसे में क्या हो रहा है कि पहले जो फार्मर्स ऐसे तरसते थे कि हमको हमसे कोई वीट खरीद लो सही दामों पे, अब उनको एमएसपी, एमएसपी आप सभी को पता होगा, आई एम होपिंग, तो एमएसपी से ज्यादा रेट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है अब कि ये फार्मर है, ठीक है, फार्मर को गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए हम आपको देंगे, ठीक है, 10 रुपए देंगे 1 kg फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 10 रुपए 1 kg वीट के हम आपको देंगे, ये गवर्नमेंट कह रही है। यहाँ पे प्राइवेट ट्रेडर बोल रहा है कि तुम गवर्नमेंट को मत भेजो, हम मत बेचो, हम 15 रुपए देंगे तुमको। तो फार्मर किसको बेचेगा? प्राइवेट ट्रेडर को बेचेगा, है ना। अब ये प्राइवेट ट्रेडर से फिर गवर्नमेंट को खरीदना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट को और महंगा पड़ रहा है। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट कम खरीद पा रही है क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी तो लिमिटेड पैसा ही है, ठीक है। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा ये कि यहाँ पे प्राइवेट ट्रेडर्स और फार्मर्स ने इसकी स्टॉक होल्डिंग करके रख ली है, ठीक है, काफी सारा वीट जो है अपने पास स्टोर करके रख लिया है। उनको लग रहा है कि अभी वीट के प्राइसेस और बढ़ेंगे क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अभी और बढ़ेगा, इसीलिए इनको लग रहा है कि अभी हम स्टोर करके रख लेते हैं, जब प्राइसेस बढ़ेंगे तब बेचेंगे। तो एक तो ये भी कारण है। तीसरा ये कि क्योंकि हीट वेव्स इतनी चल रही है, हॉट क्लाइमेट हो रहा है, इसीलिए यील्ड भी कम हो रही है, ठीक है, यील्ड कम हो रही है इसलिए कम खरीद पा रहे हैं। तो ये मेजर रीजन है कि हम हमारी गवर्नमेंट क्यों कम प्रोक्योर कर पा रही है ये फार्मर्स से। ओके, अब आगे बात करते हैं। देखो इसके कारण क्या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? तो देखो हाँ पड़ेगा तो सही। अब क्या होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, क्या होता है कि ये है फार्मर, ठीक है, ये है फार्मर, ये है प्राइवेट ट्रेडर, ठीक है, ये है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की साइड से कौन होता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फिर यहाँ पे ये है स्टेट्स, और फिर यहाँ पे है नॉर्मल पब्लिक, ठीक है। अब हमको ये पब्लिक तक जो ऐसी वल्नरेबल पब्लिक है, ठीक है, उनको हमको ये व्हीट ग्रेन्स पहुंचाने हैं। तो यहाँ पे क्या करता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या तो ये प्राइवेट ट्रेडर से खरीदेगा, ठीक है, व्हीट को, या फिर फार्मर से खरीदेगा, जहां से अवेलेबिलिटी होगी वहां से खरीदेगा। फिर ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टेट्स को बेचेगा, ये स्टेट्स को भेजेगा, आई मीन बेचेगा नहीं, भेजेगा ये व्हीट को, और फिर ये स्टेट जो है पब्लिक तक पहुंचाएंगे इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, राशन कार्ड के थ्रू। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसको ही इतना महंगा वीट मिल रहा है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है एक गैप सी बन गई है, ठीक है। और इस गैप को भरने के लिए गवर्नमेंट सोच रही है कि वीट अगर हम ना दे पाए तो हम इसकी जगह राइस दे देते हैं, लोगों को राइस पहुंचा देते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या डोमेस्टिक वीट प्राइसेस भी इसके कारण हिट हो सकते हैं? तो हाँ हो तो सकते हैं, क्योंकि देखो प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट का डिप हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइजेस की स्टेबिलिटी है वो भी गड़बड़ा रही है, कभी एकदम ऊपर जा रहे हैं प्राइजेस, कभी एकदम नीचे आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई आप एक दो बड़े इंडस्ट्री हाउसेस को ही खरीदने देते हो ये जो वीट है, तो उस केस में ये जो इन्फ्लेशन है वीट का, या फिर जो प्राइजेस है और बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो ऑथर है उनका कहना ये है कि इससे अच्छा अभी क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पास जो भी बफर स्टॉक्स हैं उनको खाली करना चाहिए, मतलब बफर स्टॉक्स के थ्रू यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वीट को भेजना चाहिए, और तब तक यहाँ पे ये जो वीट के प्राइसेस है स्टेबल हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद दिक्कत आएगी नहीं। ओके, आगे बात करते हैं। तो क्या फार्मर्स को इससे बेनिफिट हो रहा है? बिल्कुल बेनिफिट हो रहा है। कैसे कैसे हो रहा है कि देखो पहले जो फार्मर 10 रुपए में एमएसपी में 10 रुपए में गवर्नमेंट को बेच देता था, अब उसको वही चीज 15 रुपए में बेचने को मिल रही है प्राइवेट ट्रेडर को। इसके बाद प्राइवेट ट्रेडर जो है और प्रॉफिट कमा रहा है एक्सपोर्ट कर करके, ठीक है। प्राइवेट ट्रेडर जो है यहाँ पे तंजानिया, इजराइल, मोजाम्बिक सब जगह पे यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, हर जगह पे यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि 15 रुपए अब फार्मर को मिल रहे हैं, इसीलिए अब फार्मर का भी फायदा हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि क्या ग्लोबल सप्लाई सिचुएशन किस तरह से शेप अप हो रही है। तो देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट के टर्म्स अगर हम देखें तो इंडिया के लिए एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो ज्यादा खुलता जा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के जो एक्सपोर्ट्स यहाँ पे कम हो गए, रशिया और यूक्रेन जो वीट प्रोड्यूस करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कम हो गया, तो इसका भरपाई जो है वो इंडिया कर सकती है। तो इंडिया के लिए एक ग्लोबल और एक काफी पोटेंशियल चांस है कि इंडिया यहाँ पे अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकती है। ओके, तो ये था हमारा पूरा आर्टिकल रिगार्डिंग दिस वीट क्राइसिस। आगे बात करते हैं। तो देखो यूएनएससी जॉइंटली बैक्स पीस बिड इन यूक्रेन। यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये कल की न्यूज है।
कल ये न्यूज में था कि यूक्रेन के ऊपर जो यूक्रेन रशिया वाला वॉर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके ऊपर पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कुछ स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने बोला है कि हम बहुत ज्यादा डीप कंसर्न दिखाते हैं यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन रशिया जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर। और यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पे समझते हैं कि जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं वो पीसफुल तरीके से हर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। और रशिया अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो वो एक तो यूएन चार्टर का उल्लंघन कर ही रहा है, ठीक है, यूएन चार्टर का उल्लंघन कर ही रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो यूएन के जो मेंबर स्टेट होने का एक ऑब्लिगेशन होता है उसका भी यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। और एक ये चीज कि पीसफुल तरीके से सारे मेंबर्स सॉल्व करे, रिजॉल्व करे अपने इश्यूज को, इसका भी उल्लंघन रशिया कर रहा है। ठीक है, तो रशिया का जो इन्वेजन है वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है यूक्रेन की। ठीक है, हर किसी की, हर कंट्री की अपनी एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो रही है, होती है, और यहाँ पे यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वायलेट कर रहा है रशिया, और दूसरा यूएन चार्टर को भी यहाँ पे वायलेट कर रहा है। इंडिया ने भी ऐसे ही कहा है कि हम तो चाहते हैं कि जो भी रशिया और यूक्रेन के बीच में इशू है वो डिप्लोमेटिक तरीके से और वाया डायलॉग सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज इंडिया ने भी कही है। अब इसीलिए यूएनएससी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, यूएन का ही प्रिंसिपल ऑर्गन है। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन के, उसमें से एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। ये बना था 1945 में, इसके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, इसका चीफ मैंडेट है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो देखो, कुल मिला के यूएन में 190 प्लस कंट्रीज हैं। ठीक है, और इन 190 प्लस कंट्रीज में से कुछ 15 कंट्रीज होती हैं, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर्स होती हैं। ओके, अब ये 15 कंट्रीज कैसी होती हैं, इसमें 15 कंट्रीज में 5 जो होती हैं ये परमानेंट मेंबर्स होती हैं। ठीक है, और 10 जो होती है नॉन परमानेंट या टेम्परेरी मेंबर्स होती हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, इसको आप फेजर से याद रख सकते हो। ठीक है, फ्रांस, अमेरिका यानी कि यूएस, सी इज फॉर चाइना, ई इज फॉर इंग्लैंड यानी कि यूके, एंड आर इज फॉर रशिया। तो ये 5 जो होती हैं ये परमानेंट मेंबर्स हैं, बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये 2-2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होता है। अब देखो, यहाँ पे 2 ईयर टर्म होता है, 10 ऐसी कंट्रीज होती है नॉन परमानेंट, और इनका डिसाइडेड है कि यहाँ पे 3 कंट्रीज अफ्रीका से होंगी, 2 कंट्रीज एशिया से होंगी, 2 कंट्रीज लैटिन अमेरिका से, 2 कंट्रीज वेस्टर्न यूरोप से, और 1 कंट्री ईस्टर्न यूरोप से। तो इस तरह से इनका डिसाइडेड है कि कहाँ कहाँ से ये कंट्रीज होंगी। ओके, अब सिक्योरिटी काउंसिल की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो यूएन के अंतर्गत इंटरनेशनल पीस को और सिक्योरिटी को मेंटेन करे। और इकलौता ये यूएन का ऑर्गन है जिसके पास ये पावर है कि ये डिसीजंस बना के उसके बाद ऑब्लिगेशन करवा सकता है मेंबर्स से, यानी कि यहाँ पे बाइंडिंग पावर्स जो है ना वो सिर्फ यूएनएससी के पास है। तो इकलौता ऐसा यूएन का मेंबर है जिसके पास बाइंडिंग पावर्स है यहाँ पे। ओके, आगे बात करते हैं। रशिया बॉम्ब शेल्टर, तो देखो ये आज की न्यूज है कि रशिया ने यहाँ पे मारियोपोल और लुहांस के आसपास इतना ज्यादा तबाही मचाई है, इतने ज्यादा बॉम्ब गिराए हैं कि यहाँ पे शेल्टर्स जो थे उनके ऊपर ऐसे बॉम्ब गिराए हैं जिसमें 60 लोगों की डेथ हो गई है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इस आर्टिकल में बताई हुई है। और यहाँ पे देखो, एक चीज याद रखना कि अभी कल ही यूरोप डे गया है। ठीक है, यूरोप डे कब मनाया जाता है, जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में जो नाजी जर्मनी थी उन्होंने सरेंडर कर दिया था, तब यूरोप डे मनाया जाता है। और इसी दिन के उसमें कहा गया कि हम यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, सब वेस्टर्न कंट्रीज और यूक्रेन ने मिलकर कहा कि हम यहाँ पे रशिया को पूरी तरह से बॉयकॉट करेंगे, सो दैट रशिया की जो इकोनॉमिक रेवेन्यू है, इकोनॉमिक सोर्सेज हैं, वो ड्राई अप हो जाए और रशिया जो है ये वॉर को कंटिन्यू ना कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी तैयारी हो रही है, इसलिए रशिया को पूरी तरह से बॉयकॉट कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज, G7 कंट्रीज। इसकी तरफ से पूरा ऑयल वॉयल लेना सब बंद कर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये छोटी सी न्यूज थी आज के बारे में। अब देखो, ये रीजन्स थोड़े से देख लो, वैसे मुझे पता है कि आप लोगों ने अब काफी अच्छे से इन चीजों को याद कर लिया होगा, लेकिन फिर भी। तो देखो, ये यूक्रेन है। ठीक है, यूक्रेन में यहाँ देख लो, ये है लुहांस्क, ये लुहांस्क है, और यहाँ पे ये है डोनेस्क। ठीक है, तो ये दोनों रीजन ही है जो जहां से इस पूरे यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी। तो जिनको नहीं पता है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कैसे क्या हुई थी, उनके लिए मैं ऊपर ये वीडियो डाल दूंगी, आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो यहीं से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी, और अब यहीं पे इतना सारे बमबारी वगैरह हो रहा है। तो यूक्रेन के जितने भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसको देख के जरूर जरूर जाना है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये कीव है, यहाँ पे रिवर कौन सी निकलती है, नीपर निकलती है, उड़ीसा यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो खारकोव है, यहाँ पे खारकीव है। ठीक है, सी ऑफ अजोव है, ये क्रीमिया है,
यहाँ पे एक स्टेट है, ठीक है, स्टेट ऑफ कर्च है कि स्टेट ऑफ रेंडनल है, बताना मुझे जरा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे इशू की। सिटीजनशिप डिलेड, 800 पाकिस्तानी हिंदूज लेफ्ट इंडिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कई सारे, आपको सभी को पता है कि पाकिस्तान में जो हिंदू हैं माइनॉरिटीज में हैं, और उनके ऊपर काफी ज्यादा तरह का यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन होता है हर तरीके का, ठीक है। अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखी होंगी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितना ज्यादा इश्यूज है यहाँ पे, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा है यहाँ पे कि हिंदूज की जो प्रॉपर्टी होती है उसको सीज कर लेते हैं यहाँ पे, जो पाकिस्तान की मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे प्रॉपर्टी तो ठीक है, उसके अलावा जो लड़कियां होती हैं हिंदू फैमिलीज की, उनको उठा के ले जाते हैं, उनके साथ जबरदस्ती शादी कर लेते हैं, अगर शादी करने से मना करते हैं तो उनको डायरेक्टली गोली वोली मार दी जाती है। तो इतनी ज्यादा यहाँ की जो है प्रॉब्लम है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखोगे पाकिस्तान की कुछ डॉक्यूमेंट्रीज अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हिंदू वुमेन है वो घर से बाहर तक नहीं निकल पाती, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे है। ओके, तो अब इसीलिए जो हिंदूज हैं यहाँ के पाकिस्तानी हिंदूज, वो माइग्रेट करके इंडिया आ रहे हैं, और काफी पुराने समय से आ रहे हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस के टाइम से ही ये माइग्रेशन चल रहा है। और अभी अभी कुछ माइग्रेट करके लोग आए थे, हिंदूज यहाँ पे आए थे, लगभग 800 हिंदूज थे। अब इनका जो था, इनका यहाँ पे सिटीजनशिप, ये काफी देर से वेट कर रहे थे सिटीजनशिप मिलने के लिए, लेकिन इनको सिटीजनशिप मिल ही नहीं रही थी। और अगर मिल रही थी तो काफी लंबे चौड़े अमाउंट को देने के बाद मिल रही थी, ठीक है। तो इसीलिए अब इनको क्या होना पड़ा, इतने सारे 800 जो हिंदूज आए थे वहां पे पाकिस्तान से माइग्रेट होकर, दुखी होकर, उनको वापस लौटना पड़ा पाकिस्तान में। और ये डाटा किसने दिया है, ये दिया है सीमांत लोक संगठन, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जो काम करता है कि पाकिस्तानी माइनॉरिटी जो है, हिंदूज जो हैं, उनको यहाँ पे इंडिया में री स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा काम है। अब देखो यहाँ पे ये चीज भी बताई गई है कि जो ये हिंदूज हैं, 800 हिंदूज, ये कोशिश कर रहे थे इंडिया की सिटीजनशिप पाने की। राजस्थान में छोटे छोटे विलेजेस, छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे थे, क्योंकि इनके पास पैसा तो है नहीं, देखो सब कुछ वहां पे छोड़ के आते हैं, तो पैसा था नहीं इनके पास। अब यहाँ पे सिटीजनशिप मिलती तो काम धंधा वगैरह मिलता, मनरेगा वगैरह की बेनिफिट्स मिलते, गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट मिलते, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिल रहा था। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 2018 में एक पोर्टल भी शुरू किया जिसमें सिटीजनशिप की एप्लीकेशन आप दे सकते हो, लेकिन वो आप सिर्फ तभी यहाँ पे दे सकते हो जब आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट हो, ठीक है। मतलब ऐसा पासपोर्ट हो जो एक्सपायर नहीं हुआ हो। अब बहुत सारे वहां से लोग आए जिनके पास या तो पासपोर्ट नहीं था, या तो था तो एक्सपायर हो चुका था। अब ऐसे में अगर उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है सिटीजनशिप के लिए, तो उनको फिर से नया पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, और नया पासपोर्ट बनाने के लिए लंबे चौड़े यहाँ पे अमाउंट्स लग रहे थे। अगर पूरी फैमिली का पासपोर्ट बनाना है तो 1 लाख से ज्यादा पैसे लग रहे थे। अब इनके पास तो खाने के पैसे नहीं होते, क्योंकि ये सब कुछ अपना वहां पे छोड़ के आते हैं, माइग्रेट करके आते हैं। इसीलिए यहाँ पे इन जो हिंदूज थे इनको वापस जाना पड़ा। अब ऐसे लोग जो वापस जाते हैं, इनको वहां पे और प्रताड़ना सहनी पड़ती है, और एक्सप्लॉइटेशन सहना पड़ता है। और उसके बाद वहां के जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स होते हैं, वो यहाँ पे इनको मजबूर करते हैं कि ये इंडिया के अगेंस्ट बयान दे मीडिया में, ठीक है, और इंडिया की एक बुरी इमेज पोर्ट्रे करें, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टी सीधी चीजें बुलवाते हैं इनके थ्रू कि देखो हमको तो इतना परेशान किया गया इंडिया में, इसलिए हम वापस लौट के आ गए। एक्चुअल चीज नहीं समझने देते किसी को भी इनकी, ठीक है। तो कुल मिला के ये पूरी यहाँ पे बात कही गई है इस आर्टिकल में, कि यहाँ पे ये कॉज ऑफ कंसर्न है कि हम ऐसा क्यों, इनको प्रॉपरली क्यों सिटीजनशिप नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हमको काम करने की जरूरत है। अब देखो सिटीजनशिप के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं। एक तो सिटीजनशिप किस लिस्ट में आती है, यूनियन लिस्ट में। हमारे 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। इसमें से यूनियन लिस्ट में आता है क्या, सिटीजनशिप। उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे भी सिटीजन टर्म को डिफाइन नहीं करता। हालांकि सिटीजनशिप के बारे में पार्ट 2 में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 5 to 11 में, ठीक है। इसके बाद देखो, जैसे कि बाकी सारे प्रोविजन जो थे 26 जनवरी 1950 को आ गए थे, लेकिन ये जो आर्टिकल्स थे, देखो, unlike other provisions of the constitution which came into being on January 26, these articles were enforced on 26 नवंबर। तो सिटीजनशिप के जितने भी आर्टिकल्स थे ये 26 नवंबर 1949 को ही एनफोर्स हो चुके थे। अब 5 to 11 में क्या क्या कहा गया है ये देख लेते हैं। आर्टिकल 5 में बात की गई है कमेंसमेंट ऑफ द सिटीजनशिप की, ठीक है, कि सिटीजनशिप कैसे क्या कमेंस होगी ऑन द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे बताया गया कि जो लोग इधर के ही रहने वाले डोमिसाइल हैं, इंडिया में बॉर्न हुए हैं, उनको यहाँ पे सिटीजनशिप दी जाएगी। यहाँ तो जिनके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हैं, ठीक है, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। या फिर जो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हैं यहाँ के, जो 5 साल से ज्यादा रह रहे हैं, उनको यहाँ पे सिटीजनशिप दी जाएगी। कब की बात है, जब कॉन्स्टिट्यूशन चालू होगा, कमेंस होगा, यानी कि 26 नवंबर से ही ये चीजें शुरू हो गई थी, आर्टिकल 5।
आर्टिकल 6 में बात की गई है उन लोगों की जो इंडिया में माइग्रेट करके आए हैं पाकिस्तान से। फिर आर्टिकल 7 में बात की गई है उन लोगों की जो पाकिस्तान में माइग्रेट करके गए थे और फिर वापस यहाँ पे आए हैं। आर्टिकल 8 में बात की गई है किसकी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो जो PIO है, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनको किस तरह की सिटीजनशिप बेनिफिट्स मिलेंगे इसकी। तो आप चाहो तो इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैंने स्लाइड में दे रखा है। आर्टिकल 9 में यहाँ पे वॉलेंटरीली अक्वायर्ड सिटीजनशिप को अगर आपको यहाँ पे देना है वापस, मतलब अगर आप किसी और की सिटीजनशिप, किसी और स्टेट, किसी और कंट्री की सिटीजनशिप आप ले लेते हो, तो आपकी यहाँ की सिटीजनशिप, जो सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 में बताया गया है कि जो भी पर्सन यहाँ पे सिटीजन बनता है इंडिया का, वो यहाँ पे पार्लियामेंट जो भी लॉज बनाएगा उसके अंतर्गत बनेगा, ठीक है, उसके सब्जेक्ट रहेगा, उसके सब्जेक्ट टू द प्रोविजन रहेगा। एंड आर्टिकल 11 में बोला गया है दैट पार्लियामेंट हैज empowers the parliament to make any provision with respect to acquisition and termination of the citizenship। तो पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी तरह का लॉ बना सकती है एक्विजिशन या टर्मिनेशन के लिए, सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। जैसे कि अभी हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखा, तो किसने बनाया, ये पार्लियामेंट ने बनाया। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि किसी को भी सिटीजनशिप दे सकती है, किसी से भी सिटीजनशिप ले सकती है, ऐसे लॉज बना के। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा राखीगढ़ी स्केलेटन DNA सैंपल सेंट फॉर एनालिसिस। तो देखो राखीगढ़ी क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन आप सभी ने सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन आप सभी ने सुना होगा। तो ये क्या है, ये एकदम एकदम आप शुरू में चले जाओ, ठीक है, कैलकोलिथिक पीरियड जो एरा है उस टाइम की यहाँ पे सिविलाइजेशन थी, सबसे पुरानी। लगभग ये कब की है, 2500 से लेके 1000 BC तक की ये, इस एरा के टाइम पे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी। ये कहाँ पे हुआ करती थी, इंडस के बैंक पे, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। अब इसके आसपास कई सारी सिविलाइजेशन के कई सारी सिटीज मिली है, जैसे कि देखो यहाँ पे ये देख रहे हो राखीगढ़ी, ये रहा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये मेहरगढ़ है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप मोहनजोदारो है, कहाँ है मोहनजोदारो। उसके अलावा यहाँ पे देखो सुतका गेंदौर है, ठीक है। साथ में यहाँ पे देखो सुरकोतला है, धोलावीरा है, लोथल है, रंगपुर है, रोजड़ी है, चहुदारू है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कोट डीजी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो काली बंगान है। ओके, तो यहाँ पे कई सारी हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये देखो ये रही मोहनजोदारो जो हम ढूंढ रहे थे ना, ये रही मोहनजोदारो। तो यहाँ पे कुछ इंडस के किनारे है, कुछ रावी के किनारे, कुछ सतलुज के किनारे, ठीक है। तो राखीगढ़ी हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब राखीगढ़ी न्यूज में इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ स्केलेटन्स मिले, 2 स्केलेटन्स मिले हैं, तो इसकी यहाँ पे DNA प्रोफाइलिंग वगैरह करी जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा कि इन स्केलेटन से क्या क्या हमको पता लग सकता है अबाउट द एंसेस्ट्री, अबाउट द फूड हैबिट्स, और क्या क्या हमको एक्स्ट्रा जानकारी मिल सकती है अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। राखीगढ़ी इसलिए भी न्यूज में है क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो चाह रही है राखीगढ़ी को एक टूरिस्ट हब के फॉर्म में डेवलप करने के लिए, ठीक है। एक म्यूजियम यहाँ पे डेवलप करना चाह रहे हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो दैट टूरिस्ट यहाँ पे आए और यहाँ पे रेवेन्यू थोड़ा बहुत जनरेट हो। ओके, अब देखो राखीगढ़ी के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। राखीगढ़ी सबसे पहले है कहाँ पे, यह है हरियाणा के हिसार, एक सिटी है, हिसार डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये पड़ता है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल हॉटस्पॉट है और ये ढूंढा किसने था, ये ढूंढा था अमरेंद्र नाथ। ये जो कौन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहे हैं। 1997 में ये साइट हमने एस्केवेट की थी। ओके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने यहाँ पे कुछ चीजें पाई, जैसे कि फायर अल्टार्स मिले यहाँ पे, कुछ सिटी वॉल के पार्ट्स मिले, कुछ ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स मिले, कुछ सेमी प्रीशियस बीड्स मिली। ओके, साथ में यहाँ पे देखो विलेजर्स जो थे उन्होंने भी यहाँ पे कुछ कुछ टेराकोटा के यहाँ पे शार्ट्स इनको देखने को मिले, ठीक है। फिर 5000 ईयर ओल्ड ये जो सिटी है, यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से हड़प्पन एज से लेके प्रेजेंट टाइम तक यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है, ठीक है। साथ में ये कहाँ पे लोकेटेड है, सरस्वती रिवर प्लेन पे लोकेटेड है, घग्गर रिवर के किनारे पे, ठीक है। और 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने यहाँ पे डिक्लेयर किया था कि राखीगढ़ी इज वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड हेरिटेज साइट्स इन एशिया। तो एशिया में जो सबसे एंडेंजर्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसमें से 10 में से एक राखीगढ़ी है। ओके, तो यहाँ पे राखीगढ़ी के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद होनी चाहिए आपको। ओके, आगे बात करते हैं। लास्ट हमारा आर्टिकल है अबाउट द इंडियन पेंगोलिन। तो ये देख रहे हो इस तरह का यहाँ पे ये एनिमल है, इंडियन पेंगोलिन रेप्टाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो न्यूज बहुत छोटी सी न्यूज है। यहाँ पे क्या हुआ कि एक पेंगोलिन को यहाँ पे डिस्कवर किया गया, एक पेंगोलिन को रेस्क्यू किया गया बेसिकली, और इसको कैप्टिविटी में थोड़ा सा रखा गया, जू ले जाके इसको थोड़ा सा खाना पीना दे के छोड़ने की कोशिश की गई। पर यहाँ पे ये जो पेंगोलिन है ये खाना एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं खा रहा, जो भी इसको दिया जा रहा है कुछ भी नहीं खा रहा, तो इसीलिए ये न्यूज में था, ठीक है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पेंगोलिन, इंडियन पेंगोलिन होता क्या है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट है,
यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो इंडियन पेंगोलिन है जिसको रेस्क्यू किया गया, ये कुछ भी खा पी नहीं रहा। तो जो जो पेंगोलिन जहाँ पे मेजरली मिलता है, उन एक्सपर्ट से पूछा जा रहा है कि क्या करें, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलता है, मेजरली अफ्रीका में मिलता है, ताइवान में मिलता है, चाइना, हांगकांग वगैरह में मिलता है। तो यहाँ के एक्सपर्ट्स को बुला के पूछा जा रहा है कि क्या करें, ठीक है। तो ये देखते हैं इंडियन पेंगोलिन के बारे में कुछ चीजें। देखो, स्केली एंट ईटर मैमल है। देखो स्केली दिख रहा है, ये स्केल्स हैं इसकी बॉडी पे, ठीक है। स्केल्स क्या करते हैं, इसको डिफेंड करने का काम करते हैं। अगर इसके आसपास कोई शिकार करने आता है तो इसको स्केल्स जो है डिफेंड करने का काम करते हैं, और ये बॉल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो पता ही नहीं चलता है कि कोई एनिमल या कोई रेप्टाइल है, ठीक है। ऐसा लगता है कि कुछ घास वास, कुछ पत्ते वत्ते पड़े हैं, ओके। आगे बात करते हैं। तो स्केली एंट ईटर मैमल है, ठीक है। मैमल है, याद रखना, ये मैमल है, रेप्टाइल नहीं, मैमल है ये। उसके बाद ये लार्ज प्रोटेक्टिव कैरेटिन स्केल्स होते हैं इसकी स्किन के ऊपर, और ये इकलौता मैमल है जिसके पास ऐसे फीचर्स होते हैं। ये नॉक्टर्नल होता है, नॉक्टर्नल यानी कि रात को जागता है, ओके। और इसकी डाइट में मेनली आंट्स होते हैं, टर्माइट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, कुल मिला के वर्ल्ड में 8 स्पीशीज मिलते हैं पेंगोलिन के, जिसमें से इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन इंडिया में मिलता है। अगर इंडियन पेंगोलिन की बात करें तो इंडियन पेंगोलिन इंडिया में तो मिलता ही है। इंडिया के जो एरिड रीजन के अलावा यहाँ पे हायर हिमालयाज में और नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है। साथ में ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी मिलता है। तो आप देखोगे जहां जहां पे भी थोड़ा सा ऐसा है ना, एरिड रीजन है, वहां पे ये बहुत अच्छे से मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, ठीक है। और एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है आईयूसीएन के, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। जो चाइनीज पेंगोलिन की हम बात करें वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पेंगोलिन कैसा है, एंडेंजर्ड एनिमल है आईयूसीएन के हिसाब से, याद रखना है ना। आगे बात करते हैं। तो देखो कल के जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर्स। और सेकंड है, अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। तो देखो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे पंचायत में मिनिमम एज जो है 25 ईयर्स होनी चाहिए, और दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर आपने यहाँ पे पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है, ठीक है। अगर मान लो कि 5 साल का टेन्योर होता है पंचायत का, अगर 5 साल के पहले ही पंचायत डिसॉल्व हो जाए और दूसरी पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट की जाए, तो सिर्फ उतने टाइम के लिए ये कंटिन्यू करेगी जितना टाइम बचा है 5 सालों में से। तो इसका देखो पहला स्टेटमेंट गलत है। वैसे तो आप देखोगे लोकसभा में आपको, अगर आपको एमपी एमएलए बनना है तो 25 साल की एज आपको लगती है, ठीक है, अगर एमपी एमएलए बनना है। लेकिन मेंबर ऑफ पंचायत बनना है ना, तो इसके लिए सिर्फ 21 ईयर एज चाहिए आपको, ठीक है। और ये किसमें दिया हुआ है, हमारे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये आया था, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो 21 ईयर्स की एज चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, और सेकंड स्टेटमेंट सही है। मान लो 5 साल के पहले ही पंचायत यहाँ पे डिसॉल्व हो जाती है, 3 साल में मान लो पंचायत डिसॉल्व हो जाती है, फिर से इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन के बाद मान लो 2 साल का टेन्योर बचा है, तो सिर्फ 2 साल के लिए ही जो नई पंचायत बनेगी वो कंटिन्यू करेगी, ठीक है। यहाँ पे ओनली 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। तो प्रोरोगेशन पे कुछ भी लैप्स नहीं होता, ठीक है। जब लोकसभा डिसॉल्व हो तब अलग बात है, लेकिन प्रोरोगेशन होने पे कभी भी, यहाँ पे प्रोरोगेशन मतलब क्या, सेशन एंड होना, तो यहाँ पे इसके बाद प्रोरोगेशन के टाइम पे कोई भी बिल जो है वो पेंडिंग जो भी होती है वो यहाँ पे डिसॉल्व या लैप्स नहीं होती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड इन लोकसभा शेल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो ये स्टेटमेंट सही है। लोकसभा, देखो मान लो कि ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है, यहाँ पे बिल अभी पेंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे अभी गई नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पास वास होने की बात ही नहीं आती, यहाँ पे अभी गई नहीं है जो बिल है। तो ऐसे में क्या अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती तो इस बिल के ऊपर कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी गई कहाँ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लैप्स नहीं होगी, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे भी ओनली 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। तो देखो, अच्छा आगे क्या बात करें, हो गया हमारा। तो आज के जो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, इसका आंसर मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अच्छा लगा हो हमारा चैनल, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।